अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा क्लास 10 यूनिट नंबर 3 ड्रीम्स पोएम की एसएलओ बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जितने भी मेरे पख्तून भाई बहन है वो ज़रूर अपनी राय कमेंट कीजिएगा ताकि कितने मेरे पख्तून बहन भाई मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं। टाइम को ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हमारे पास सबसे पहले आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। ये पोएम जो है इसका मरकज़ी ख्याल क्या है। तो आप जवाब लिखेंगे पेपर में द थीम ऑफ द पोएम ड्रीम्स इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ होल्डिंग ऑन टू ड्रीम्स इन लाइफ। नज़म ख्वाब का मौजू ज़िंदगी में ख्वाबों को तामे रखने की अहमियत है। ड्रीम्स आर एसेंशियल फॉर डायनामिक लाइफ। मुतहरिक या चलती हुई ज़िंदगी के लिए ख्वाब ज़रूरी है। लाइफ विदाउट एम्बिशंस एंड ड्रीम्स इज़ होपलेस। ख्वाहिशात और ख्वाबों के बग़ैर ज़िंदगी नाउमीद है। यानी यहाँ पे ड्रीम का मतलब वो ख्वाब नहीं है जो कि हम सोते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी में मकसद, ज़िंदगी में कुछ बनना है तो वो ख्वाब कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक ड्रीम्स आर एक्सप्लेन। कि इसका मतलब ये है कि ये ख्वाब जो है वो कितना अहम है, वजाहत करें। इसका जवाब हम लिखेंगे आई थिंक ड्रीम्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरे ख्याल में उम्मीद भरी और कामयाब ज़िंदगी के लिए ख्वाब बहुत अहम है। I think dreams are very important for a hopeful and successful life. मेरे ख्याल में उम्मीद भरी और कामयाब ज़िंदगी के लिए ख्वाब बहुत अहम है। The dream is a source of hope and pleasure which enables us to obtain success. ख्वाब उम्मीद और खुशी का ज़रिया है जो हमें कामयाबी हासिल करने के काबिल बनाता है। Dreams give us the courage to bear द हार्डशिप ऑफ लाइफ। ख्वाब हमें ज़िंदगी की सख्तियों को बर्दाश्त करने का हौसला देते हैं। हार्डशिप सख्ती, करेज हौसला देना। क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज रिपीटेड इन द पोएम एंड एक्सप्लेन वाई द पोएट मेक्स दिस रिपीटेशन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पोइट्री में या लिटरेचर में जब भी अल्फाज फ्रेज़ का रिपीटिशन होता है वहाँ पे ये जो फिनोमेना है या ये जो टर्म यूज़ होता है, ये टेक्निक जो होता है इसको कहते हैं इलिट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बताएं और एग्जांपल बताएं कि कोई अल्फाज या फ्रेज़ रिपीट हुआ है और अगर हुआ है तो वो पोइट ने क्यों यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे द पोइट रिपीट्स द वर्ड और फ्रेज ड्रीम एंड इफ ड्रीम डाई, ड्रीम डाई, ड्रीम डाई। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ड्रीम का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, डी है, और डाई का जो कैपिटल स्टार्टिंग लेटर है वो ही डी है। बिकॉज ही वांटेड टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स इन लाइफ। ड्रीम डाई, ड्रीम डाई, ये क्या होता है, ये इसको इलिट्रेशन, इस टेक्निक को इलिट्रेशन कहता है। और ये जब भी पोइट म्यूजिकलिटी पैदा करना चाहता है तो वहाँ पे ये फिर यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाते हैं आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन, एक्सप्लेन व्हाट इज़ बीइंग पर्सनिफाइड एंड हाउ। इसका मतलब यह है कि पर्सनिफिकेशन के एग्जाम्पल बताए और एक्सप्लेन करें कि क्या यहाँ पे पर्सनिफाई हुआ है और कैसे हुआ है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि पर्सनिफिकेशन होता क्या है। पर्सनिफिकेशन ये होता है कि जब भी हम किसी बेजान चीज़ को जानदार की तरह कंसीडर करते हैं, उसकी तरह उनको तवज्जो देते हैं, तो वहाँ पे पर्सनिफिकेशन का जो वर्ड होते हैं वो वहाँ पे पर्सनिफिकेशन टेक्निक यूज़ होती है। Personification when a poet gives human qualities to non-human things, that is called personification. This figurative device
has been used in the poem Dreams. The poet has personified life to a broken winged bird that cannot fly without dreams. वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलने के लिए बहुत कुछ है और आपको बताने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो ड्रीम है ये ऐसा तो नहीं है, जानदार चीज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोइट क्या, ब्रोकन विंग्ड बर्ड, टूटे हुए परों वाला परिंदा। अब ये ड्रीम ना तो उड़ सकता है ना तो परिंदा है, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा है, ब्रोकन विंग पर्ल। अब ये ड्रीम जो है, ये ड्रीम पोइट ने कंसीडर किया है या मतलब यूज़ किया है एज एन बर्ड, ह्यूमन बीइंग, यानी लाइव लिविंग जो थिंग जो होती हैं उसकी तरह उसने कंसीडर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। आइडेंटिफाई लाइंस कंटेनिंग मेटाफर, व्हाट आइडियाज आर बीइंग कन्वेड बाय दिस। अच्छा, यहाँ पे मेटाफर का क्या मतलब, पहले सवाल को समझ लेते हैं। आइडेंटिफाई लाइंस कंटेनिंग मेटाफर, वो लाइंस बताए जिसमें मेटाफर हो। अब मेटाफर क्या है, अब मिसाल के तौर पर हम एक चीज़ को दूसरे की तरह शुमार करते हैं, या एक चीज़ को मिसाल के तौर पर आप किसी को कहते हो कि आप शेर हो, आप शेर हो, तो आप उसे शेर की तरह उसे करार देते हो। यानी उसको शेर क्यों कहते हो, क्योंकि जो बंदे आप जिस बंदे को आप शेर कहते हो उसमें शेर वाली कोई खूबी होगी, तो इस तरह आप डायरेक्ट उसे कहते हो कि आप शेर हो या आप गीदड़ हो, मिसाल के तौर पर। तो इसको कहते हैं मेटाफर। द थर्ड लाइन ऑफ फर्स्ट स्टेंजा लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड and the third line of the second stanza life is a barren field containing metaphor. These metaphor convey the idea that life is useless and hopeless without dreams. I hope इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लिस्ट द इलिटरेटिव वर्ड्स फ्रॉम द पोएम ड्रीम्स। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इलिट्रेशन, जब भी कोई सेम लेटर, वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है तो उसको हम इलिट्रेशन टेक्निक कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इलिट्रेशन, व्हेन ऑल द वर्ड्स ऑफ अ लाइन और सेंटेंस स्टार्ट विद द सेम लेटर, दिस इज कॉल्ड इलिट्रेशन। इन दिस पोएम ड्रीम डाई इज इलिट्रेटिव वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ इज़ द इमेजरी यूज्ड इन दिस पोएम। अच्छा, इसका मतलब ये है सिंपली, इमेजरी क्या होता है। इमेजरी ये होती है कि जब भी कोई बंदा कोई बात करता है तो वो ऐसा अल्फाज मुंह से निकालता है कि आपके जहन में एक तस्वीर बन जाती है। मिसाल के तौर पर अभी मैं कहता हूँ पेशावर, अब पेशावर जैसे मैं कहता हूँ आपके जहन में पेशावर का एक तस्वीर बन जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं इमेजरी। तो ये कहता है कि हाउ इज़ द इमेजरी यूज्ड इन दिस पोएम, कि इस पोएम में इमेजरी कैसे यूज़ हुई है। तो यहाँ पे जवाब, द पोएट हैज़ ब्यूटीफुली used the figurative device of imagery in this poem. He uses words like broken winged bird, barren field, and field frozen with snow to make image in the minds of a reader. यानी इसका broken wing pearl, यहाँ पे परे टूटे हुए परों वाला परिंदा आपके माइंड जो है उसमें बन जाएगी। barren field ये भी आपके जहन में बन जाएगी, ठीक है। field frozen with snow ये भी आपके जहन में एक तस्वीर बन जाएगी, इसको कहते हैं इमेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। व्हाट इज़ द मूड ऑफ दिस पोएम, हाउ डज इट मेक यू फील, कि इस पोएम का जो मूड है वो किस तरह है और आपको किस तरह लगता है। आंसर, द मूड ऑफ दिस पोएम इज सेड, however the poet encourages the reader to hold fast to their wishes, desire and goal, because without ड्रीम्स लाइफ इज़ डल एंड ब्लीक। यहाँ पे ब्लीक जो है ना तारीकी के मानी में इस्तेमाल होता है और डल जो है बेकार की मानी में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि इस पोएम का जो टून है वो सैड है, खौफज़दा है, लेकिन फिर भी पोइट हमें इनकरेज करते हैं, जुर्रत देते हैं, हौसला देते हैं कि आप अपने ख्वाहिशात, अपने गोल्स को थामे रखें। इसके बाद हमारे पास होते हैं पैराफ्रेज। देखो, पैराफ्रेज पेपर में 2 सवाल तकरीबन या एक तो ज़रूर आता है जो कि पैराफ्रेज के हवाले से होता है।
تو اس پویم کے 2 سینٹینس ہیں اور اس کے 2 پیرافریز بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو تھوڑا سٹاپ کر کے یہ پیرافریز آپ لکھ سکتے ہو۔ یہ پیرافریز جو ہیں یہ نیچے یہاں پہ کیپ ہولڈ یور ڈریمز اور ہوپ بیکاز یہ فرسٹ اسٹینزا جو ہیں اس کا ہے، اور یہ جو ہے یہ سیکنڈ اسٹینزا ہے۔ آپ یہ ویڈیو کو تھوڑا سٹاپ کر کے آپ یہاں سے لکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ایم سی کیوز۔ ایم سی کیوز میں ہم سے پوچھے گئے ہیں دا فریز ہولڈ فاسٹ ڈریمز مینز، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ میں آپ کو بتاؤں تو اس کا آپشن ہے اسٹک فاسٹ ٹو یور ایمبیشن ان لائف، یعنی اپنے خوابوں کو، اپنے ایمبیشن کو پکڑتے رہنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ آتا ہے ان دا لائن لائف از اے بیرن بروکن ونگ برڈ دا پوئٹ یوزز دا ٹیکنیک آف، یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کیا ہے، میٹافر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لائف از اے بیرن فیلڈ ان دس لائن دا فریز اے بیرن فیلڈ از اے، یہ تو وہی بات ہے، میٹافر کی ہے۔ اچھا اس کے بعد مثال کے طور پر آپ پارٹس آف اسپیچ تو آپ جانتے ہوں گے، جو کہ ہم بیسیکلی ٹپیکلی ہم کہتے ہیں کہ پارٹس آف اسپیچ جو ہیں 8 ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، 8 ہیں یا نہیں یہ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ جانتے ہیں پارٹس آف اسپیچ۔ اب یہ پارٹس آف اسپیچ جو ہیں یہ ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم کوئی لیٹر لکھتے ہیں، کوئی اپلیکیشن لکھتے ہیں، کوئی بک لکھتے ہیں، تو ان میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، پارٹس آف اسپیچ یوز ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو بھی مطلب پوئٹری ہیں، جو بھی ڈرامہ ہے، جو بھی ناول ہے، جو بھی شارٹ سٹوری ہے، جو بھی چیز ایسی ہیں کہ وہ لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے، ان میں کیا یوز ہوتا ہے، فگر آف اسپیچ۔ یہ ہے پارٹس آف اسپیچ جو کہ عام انگلش میں یوز ہوتے ہیں، اور یہ ہے فگر آف اسپیچ جو کہ لٹریچر میں یوز ہوتا ہے۔ اب یہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، کنجنکشن ایکسیٹرا، تو اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس ہوتی ہے سیملی، میٹافور، پرسنیفیکیشن، اگزیموران، الٹریشن، ٹھیک ہے۔ یہ سارے بہت ساری چیزیں ایسے بھی ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ نوٹ نہیں کیے، چلے اس پہ بعد میں کئی اگر موقع ملے تو اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن آپ صرف اتنا جان لینا کہ فگر آف اسپیچ یا فگر آف اسپیچ کو پوئٹک ڈیوائسز بھی کہتے ہیں، اور اس کو جو یہ جو چیزیں استعمال ہوئے ہیں اس کو فگریٹیو لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہو، صرف اس وجہ سے میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، بعد میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ نیکسٹ پہ جاتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے 4 نمبر ایم سی کیوز۔ اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ لائف وداؤٹ ڈریم از، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوئٹ کے مطابق خواب کے بغیر زندگی کیسی ہے، تو یہ کیا ہے، اس کا جو آپشن ہے سیدھا سادہ ہولو اینڈ بلیک۔ ہولو مینز کھوکھلی اینڈ بلیک مینز تاریک، مطلب ڈارک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ڈارک تاریکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 5 اکارڈنگ ٹو ڈریمز واٹ ول ہیپن اف آور ڈریمز ڈائی۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈریمز کے مطابق اگر زندگی میں کوئی خواب نہیں رہ جاتا تو لائف کس طرح ہوگی، تو سیدھا سادہ اس کا جو آپشن ہے لائف ول بی ہوپ لیس، زندگی جو وہ بے امید ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ آتے ہیں، کچھ سوالات آتے ہیں گرامر کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ جو گرامر ٹچ دیا ہوا ہے بک میں وہ اتنا دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ان سب چیزوں پہ کنسیپٹ کلیئر کرنا مشکل ہے تھوڑا، لیکن میں نے یہاں پہ میں تھوڑی بہت میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جو مائنڈ ہے وہ تھوڑی بہت کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ گرامر کا ٹچ دیا ہوا ہے ٹرانزٹیو اینڈ انٹرانزٹیو ورب۔ اچھا اس سے پہلے آپ جان لیں کہ ورب کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو سینٹینس میں 3 چیزیں ہوتے ہیں، سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ۔ اب وہ لفظ جس سے کوئی کام ظاہر ہوتا ہے یا جس سے کوئی حالت ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں، ورب ہوتی ہیں۔ اچھا ورب کے جو مطلب پھر کائنڈس کی اگر ہم بات کریں تو ان میں بیسیکلی پھر 2 کائنڈس ہوتے ہیں، ٹرانزٹیو ورب اینڈ انٹرانزٹیو ورب۔ اب ٹرانزٹیو ورب وہ ورب ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں آبجیکٹ لگانا ضروری ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر جس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، آبجیکٹ لگائیں گے، یعنی آبجیکٹ کے علاوہ یہ ہمیں میننگ نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر اب یہاں پہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ آئی ایٹ، میں کھاتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، یہاں پہ یہ سینس کلیئر نہیں ہوتی، تو یہاں پہ ایٹ جو ہے یہاں پہ ٹرانزٹیو ورب ہے۔ اچھا اس کے بعد انٹرانزٹیو ورب جو ہے، انٹرانزٹیو ورب ہمارے پاس وہ ورب ہوتے ہیں جس کے ساتھ اگر ہم
ऑब्जेक्ट ना भी लगाए तो वो तब भी मीनिंग देता है। मिसाल के तौर पर आई स्लेप्ट, मैं सो गया, आई स्लेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की अगर मैं एक और पहचान आपको बता दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं कि वहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई जो आर्टिकल है वो तो आ सकता है लेकिन कोई प्रोपोजिशन वगैरह नहीं आता। और इंट्रांजिटिव के साथ अगर आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हो लगा भी सकते हो, लेकिन उस सूरत में यहाँ पे फिर क्या आएगा, प्रीपोजिशन वगैरह फिर यहाँ पे या कंजंक्शन वगैरह आएगा। इसके बाद ग्रामर दिया हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो जैसे जिक्र हो रही थी वर्ब, तो वर्ब की बेसिकली दो काइंड्स मैंने बता दी, ये ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर्म की बात करें, तो एक वर्ब जो है वो हमारे पास 6 फॉर्म में एक वर्ब बन सकता है। जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह कैसे कहते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास वो वर्ब होता है जिसे हम आईएनजी वर्ब कहते थे। आईएनजी वर्ब जिसे हम कहते थे उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास वो वर्ब होते हैं जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते थे। अच्छा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ फॉर्म है। दो ये वर्ब वाले सिर्फ फॉर्म है। यानी अगर वर्ब हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अगर वर्ब हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे। अब इसके बाद अगर ये वर्ब जो है ये मिसाल के तौर पर नाउन की मीनिंग दे रहे हैं तब उसे जेरंड कहते हैं। अगर ये एडजेक्टिव की मीनिंग में मतलब एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है तो फिर वहाँ पे पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाया जाता है। आई थिंक मेरे ख्याल में वीडियो लंबी होने जा रही है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में और कुछ ज़्यादा नहीं है, ये थी बस थोड़ी बहुत। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।